Nobody knows the game better than me. I'm the king. कैसे हैं दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप फिर आ रहे हैं, ट्विटर पर भी, मीडिया पर भी और ऐन मुमकिन है व्हाइट हाउस में भी। लेकिन इस बार उनकी मुमकिन आमद से पहले दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। दुनिया में पॉपुलिज्म की जो वेव पिछले 20 साल से 20 ईयर से बढ़ती ही चली आ रही थी, उसको थोड़ा ब्रेक लगा है। इस वेव में ऐसे लीडर्स आ रहे थे दुनिया भर में जो रैशनल से ज़्यादा इमोशनल बेसिस पर, झूठे वादों पर, मकबूल लेकिन नाकाम नारों पर जोड़ने के बजाय नफरत और तकसीम की सियासत पर मशहूर हो रहे थे। इस वेव को दोस्तों पॉपुलस वेव कहा गया और ऐसे लीडर्स को पॉपुलस लीडर्स कहा जाता था। ये वेव अब पीछे जाना शुरू हो गई है। इसकी एक झलक ब्राज़ील में बोल्सोनारो की शिकस्त में हमारे सामने आई, लेकिन दूसरी अहम तरीन इसकी झलक अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन में सामने आई है। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये हुआ कि न्यूज़ चैनल फॉक्स, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का स्पोक्स पर्सन बना हुआ था, उसके एंकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में उनके अल्फाज के साथ रेड वेव की एक ज़बरदस्त कैंपेन चलाई। रेड सुर्ख रंग दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का रंग है। हाथी उनका निशान है, तो उनको सुर्ख रंग से जहाँ भी ज़ाहिर किया जाता है वो किया जाता है, जबकि डेमोक्रेट्स का रंग नीला है और निशान उनका डोंकी है, गधा। तो खैर फॉक्स न्यूज़ ने मिड टर्म से पहले खूब कैंपेन चलाई कि मिड टर्म इलेक्शन में रेड वेव, रेड सुनामी, रेड हरिकेन, रेड स्टॉर्म आ रहा है। गर्ज उन्होंने हर तूफ़ानी और तबाही के लफ्ज़ को मिलाकर बताया कि कैसे रेड वेव यानी डोनाल्ड ट्रंप का सुर्ख तूफ़ान जो बाइडन और उनकी जमात डेमोक्रेट्स को बहा कर ले जाने को आ रहा है मिड टर्म में। फॉक्स न्यूज़ एंकर्स अपने मेहमानों से हज़ार डॉलर्स की शर्तें तक लगा रहे थे। वो जर्नलिस्ट के बजाय डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर बल्कि उनकी कैंपेन करने वाले रुकन बन चुके थे। बाकायदा इलेक्शन कैंपेन वो चला रहे थे। शायद आपको लग रहा हो मजाक कर रहे हैं, ज़रा ज़्यादा मसाला लगा रहे हैं, लेकिन अब एक बार खुद देखें कि ये क्या कर रहे थे। Now, I can't say for sure where the rumors of the red tsunami started because red wave rising, that is the focus. Right, because a red wave is coming. Tuesday, it's red wave. how big could that looming red wave get? Expectations of a red wave this Tuesday. I think this election is going to be a red wave. I think predictions of a red wave are accurate. Is it going to be a red wave? Is it going to be a red tsunami? I think it's going to be a red hurricane. When the red wave comes, and it is coming. Are we in for a red wind here or a red wave? Red wave or red tsunami? What are you feeling today? I'm feeling red wave. Let me tell you what is the storm, that red wave. तो दोस्तों इस किस्म की हाव हो के बाद नतीजा ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम हीरोज़, उनके तमाम ट्रम्पियंस हार गए। ख़ास तौर पर सेनेट में, जहां रिपब्लिकन्स को डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को 2 वोट्स की बढ़तरी थी, मेजॉरिटी थी, वो अपनी मर्जी के फेडरल जजेस अपॉइंट कर सकते थे, वहां से उनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। जबकि लोअर हाउस में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जहां रिपब्लिकन्स के 8 वोट्स कम थे, वहां बहरहाल उनके थोड़े ज़्यादा हो गए। यानी बाज़ार तो आपको लगेगा भी कि दोनों पार्टियों में हिसाब बराबर हो गया कि एक अपर हाउस से हार कर लोअर में जीत गया, दूसरा लोअर से हारा लेकिन अपर में जीत गया। मगर ऐसा नहीं है। वो इसलिए साथियों कि अमेरिका में जब भी मिड टर्म्स होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, तो सिवाय 3 दफ़ा के हर बार प्रेसिडेंट की पार्टी मुकम्मल हारी है। एक ये बात, दूसरी ये कि अमेरिका में तासुर ये फैला था कि रेड वेव है, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के नुमाइंदे क्लीन स्वीप कर देंगे, क्योंकि जो बाइडन इंतहाई गैर मकबूल समझे जा रहे थे। मगर ये दोनों बातें गलत साबित हुई। इसकी बारीकी को समझने के लिए दोस्तों हम आपको सादगी से अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि ये होता क्या है और क्यों होता है। आप सबसे पहले ये जान लें कि अमेरिका के 3 बड़े हैं। ये तीनों बड़े ही अमेरिका के तमाम फैसले करते हैं। इनमें से कोई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, थोड़े बहुत फ़र्क से ये बराबर ही हैं। ये 3 बड़े इन 2 इमारतों में होते हैं। ये पहली वाइट हाउस की वाशिंगटन में कायम इमारत है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिस है और इसके लिए हर 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर्स वोटिंग होती है पूरे मुल्क में। दूसरे 2 बड़े दरअसल दूसरी सफ़ेद बिल्डिंग के 2 हिस्सों में होते हैं। ये सफ़ेद बिल्डिंग अमेरिकी कांग्रेस है और इसका बायां हिस्सा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या अवाने नुमाइंदगान है। इसे लॉयर हाउस भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां अमेरिकी सदर अपने बिल्स, कर्जे, कवानीन और अहम तरीन फैसलों को पास करवाने के लिए जाता है। यहाँ 435 नुमाइंदे 435 रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं।
इन मेंबर्स को 50 अमेरिकी रियासतों से चुना जाता है। डायरेक्ट वोट के जरिए हर नुमाइंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट लेता है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में से जिसकी तादाद यहाँ पर ज़्यादा होगी वही तमाम फैसलों में अपनी बात मनवाने की ज़्यादा सलाहियत रखेगा। तो दोस्तों, अब अमेरिकी ताकत के ये 2 स्तून हो गए, लेकिन तीसरा स्तून इसी सफ़ेद कांग्रेस की बिल्डिंग के ही एक और हिस्से में, दाएं हिस्से में बैठता है। इस हिस्से को सेनेट या अपर हाउस कहते हैं। इसमें पाकिस्तान के सेनेट ही की तरह 100 सेनेटर्स होते हैं। लोअर हाउस की तरह इस अपर हाउस में भी हर अहम कानून की मंजूरी चाहिए होती है, ज़रूरी होती है। यहाँ फेडरल जजेस और फॉरेन पॉलिसी जैसे अहम 3 इश्यूज़ पर कमेटीज़ बनती हैं और यहीं इस पर सबसे ज़्यादा वर्किंग होती है। यानी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है, इसका जो इंजन है वो अमेरिकन सेनेट को आप समझ लें। तो साथियों, इस अमेरिकन मिड टर्म में ये हुआ कि इन बड़े ऑफिस में से एक में पहले से डेमोक्रेट्स का प्रेसिडेंट मौजूद था, यानी जो बाइडन। सेनेट में वो पहले माइनॉरिटी में थे, लेकिन इलेक्शन हुए तो वो अब मेजॉरिटी में आ गए। उनकी तादाद ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी लेकिन हो गई। यानी 2 जगह पर उनकी पार्टी मजबूत हो गई। उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स जो थी वो ताकतवर हो गई। व्हाइट हाउस और अपर हाउस सेनेट में अब फैसले उन्हीं की मर्जी से होंगे, तो ये तय हो गया। अब रह गया तीसरा हाउस, यानी लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अवाने नुमाइंदगान। यहाँ रिपब्लिकन्स की, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की मेजॉरिटी तो थोड़ी सी हो गई है, लेकिन यहाँ भी डेमोक्रेट्स ही की चलेगी, वही भारी पड़ेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 के मुताबिक प्रेसिडेंट वीटो पावर रखते हैं। अमेरिकी सदर के पास वीटो पावर है। वो किसी भी लेजिस्लेशन को वीटो कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं और अपना हुक्म भी चला सकते हैं। उनके वीटो को ओवर रूल करने के लिए दोनों हाउसेज की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, लोअर और अपर हाउस में, इसी कांग्रेस में, जो कि इस वक्त किसी भी तौर रिपब्लिकन्स के पास नहीं है। सो इस हाउस में वीटो पावर होने की वजह से एक बार फिर प्रेसिडेंट ही ताकतवर हैं, यानी उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स ही के पास आखिरी पावर होगी, आखिरी से उनकी होगी। सो दोस्तों, भले रिपब्लिकन्स एक जगह से हार कर दूसरी जगह जीते हैं, लेकिन असल में अमेरिकी ताकत के तीनों स्तूनों पर आपने देख लिया कि डेमोक्रेट्स ही भारी हो गए हैं। ऐसा अमेरिकी तारीख में बहुत ही कम हुआ है कि प्रेसिडेंट की पार्टी मिड टर्म में इस तरह की बेहतर पोजीशन में आ जाए। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि अमेरिकी और आलमी मीडिया में इसे ट्रंप की शिकस्त और अमेरिकी डेमोक्रेसी में बेहतरी का रुझान क्यों कहा जा रहा है? ये तो मामूली जीते हैं थोड़े थोड़े वोटों से। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के इलेक्शन में अमेरिकी इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था अपने खिलाफ। उन्होंने कहा था कि उन्हें धांधली से हराया गया है। उन्होंने ख़ास तौर पर जिन हारने वाली सीट्स के बारे में इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ उनके साथ धांधली हुई है, उनमें बहुत ज़्यादातर मशहूर और नामवर किस्म के जो उनके लोग थे, जिनको अब उन्होंने उन्हीं जगह पर टिकट्स दिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, वो तो सारे हार गए। जैसे कि पेंसिल्वेनिया से सेनेट के उम्मीदवार मोहम्मद औज़, जो ट्रंप से ज़्यादा ट्रंपियन थे, साफ शिकस्त खा गए। हालांकि उनके बारे में तो कहा जा रहा था कि वो तो बगैर कैंपेन के ही जीत जाएंगे, क्योंकि उनके मुखालिफ डेमोक्रेट के मिस्टर फ्रेटरमैन को कैंसर हो गया था, मतलब बहुत बीमार थे वो। फिर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे हार्ड लाइनर एक टीवी एंकर थी, कैरी ब्लैक। वो बहुत मशहूर थी, सोशल मीडिया पर उनका कोई सानी नहीं था। वो एरिज़ोना से गवर्नर का इलेक्शन लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप उनके भरपूर सपोर्टर थे, उनकी सपोर्ट करते थे, वो भी हार गई। फ्लोरिडा में भी उनके गवर्नर की यकीनी जीत शिकस्त में बदल गई। इस सब से ये हुआ कि अमेरिकी इलेक्शंस में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था कि फलां जगह पर मेरे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है, वहाँ जो अब इनके नुमाइंदे खड़े हुए वो सब हार गए। तो ये अमेरिकी इलेक्शन कमीशन पर धांधली का जो इल्ज़ाम था वो काफ़ी हद तक धुल गया। इस सब को देखकर दोस्तों लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप अब अगले अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, यानी सदर बनने के लिए कैंडिडेट या उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन 15 नवंबर को उन्होंने अपने सबसे फेवरेट फार्म हाउस मार-आ-लागो क्लब, जिसका वो बड़ी मोहब्बत से नाम लेते हैं, फ्लोरिडा में है, समंदर के किनारे, तीसरी बार वहां से अमेरिकी सदारती दौड़ में इलेक्शन होने का ऐलान कर दिया। In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. डोनाल्ड ट्रंप का ये फार्म हाउस जिसमें वो ये ऐलान कर रहे हैं दोस्तों, इत्तेफाक से वही जगह है जहां अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी FBI ने चंद माह पहले छापा मारा था। ये छापा अमेरिका को मज़ीद तकसीम करने का बायस बना था। बहुत हीट पैदा हुई थी, बल्कि हेट पैदा हुई थी रिपब्लिकन्स
और डेमोक्रेट्स के हामियों के दरमियान। लेकिन ये छापा मारा क्यों गया था एक साबिक सदर के घर में, उसके फार्म हाउस में? इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप पर चोरी का इल्ज़ाम साबित हो रहा था। यह भी दोस्तों एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बल्कि इससे आपको डोनाल्ड ट्रंप माइंडसेट की, पॉपुलिस्ट माइंडसेट की समझ भी आएगी। आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस की इंटरनेशनल ग्रेट गेम में, बल्कि आप चीन को भी इसमें शामिल करें, इन तीनों की जो ग्रेट गेम दुनिया में चल रही है, जो बेसिकली एक कोल्ड वॉर है बहुत बड़ी, वो उसमें ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि इनमें से हर कोई अपने दुश्मन मुल्क के, बल्कि दोस्त के भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हासिल करना चाहता है, क्योंकि इससे वो बहुत सा फ़ायदा उठाना चाहता है, इससे वो डाटा लेना चाहता है। क्योंकि अगर हम काउंट करें तो एक फ़ायदा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से ये होता है कि वो अपने दुश्मन के सफारतकारों की सीक्रेट लैंग्वेज, कोड्स और राब्तों का पता चला लेता है कि ये किन कोड वर्ड्स में ये मुल्क अपने सफारतकारों से बात करता है, तो वो किसी भी वक्त हैक करके उनकी सारी इंटरनल सीक्रेट कम्युनिकेशन जान लेता है। आप ग्रेट गेम की वीलॉग सीरीज़ में ये सब कुछ देख चुके हैं कि कैसे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को चुराने में मददगार साबित हो गया था चाइना के लिए, अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स। इस वीडियो का, जिसका ये थंबनेल है, इसका लिंक भी दोस्तों ऊपर आई बटन में मौजूद है। इस वीलॉग के बाद इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि आलमी ताकतें एक दूसरे की जासूसी कैसे करती हैं और उसके राज चोरी कैसे करती हैं। तो खैर दोस्तों, ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स छोटे से छोटे और कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क के लिए भी इतने अहम होते हैं कि वो इसके लिए एक बाकायदा सिस्टम बनाते हैं, ताकतवर सिस्टम। इसी सिस्टम में हर डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है कि इसकी सीक्रेसी किस लेवल की है, ये क्लासिफाइड है या हाईली क्लासिफाइड है या कॉन्फिडेंशियल है, क्या है। ये 2-3 टर्म्स आम हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सिर्फ प्रेसिडेंट्स या वज़ीर-ए-आज़म या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट हो, उसे दिखाने के बाद फ़ौरन नेशनल आर्काइव में मुंतकिल कर दिए जाते हैं, वहाँ महफूज कर दिए जाते हैं। इस आर्काइव की सिक्योरिटी मुल्क के सबसे कीमती ख़जाने की तरह होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होती है। यहाँ इस सारे प्रोसेस में ख्याल रखा जाता है कि उन डॉक्यूमेंट्स की कोई कॉपी, कोई तस्वीर या कोई नकल इस नेशनल आर्काइव के अलावा और किसी जगह ना हो। अगर ऐसा हो तो इस अमल को बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है कि जिसके पास हो उसने मुल्क की सिक्योरिटी दांव पर लगने का मौका फराहम किया है, उसने नेशनल राज को लीक करने का एक मौका फराहम कर दिया है या कर दिया है। तो ये नेशनल आर्काइव और उसके सिस्टम का दोस्तों एक मुख्तसर खाका हमने आपके सामने रखा। कमोबेश यही खाका पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। जो मुल्क जितना ताकतवर है, उसका सिस्टम जितना मजबूत है, ये उतने ही अच्छे तरीके से ये सिस्टम फॉलो होता है। लेकिन अब आप डोनाल्ड ट्रंप की सुनिए। 20 जनवरी 2020 को जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारने और व्हाइट हाउस पर हमला करके कब्जे की कोशिश में भी नाकाम हुए, तो आखिर उन्हें अपने घर जाना पड़ा। घर जाने के लिए उनका सामान व्हाइट हाउस में पैक हुआ, तो कायदे के मुताबिक नेशनल आर्काइव की तरफ से उनकी टीम को बताया गया कि व्हाइट हाउस में बहुत से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हमें इंतज़ार है, वो आप हमें भिजवा दें, क्योंकि वो अब उनके सामान में, आपके सामान के साथ घर नहीं जा सकते। डोनाल्ड ट्रंप से इंतज़ामिया इसलिए परेशान थी, पहले से परेशान थी, कि वो जब से प्रेसिडेंट बने थे उनका अमेरिकी सिस्टम के साथ एक झगड़ा ही चल रहा था। ख़ास तौर पर उनके साथ आर्काइव का ये मुस्तकिल मसला था कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बाकायदगी से जमा नहीं करवाते थे। उनके दौर पर किताब लिखने वाली न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर मैगी हेरमैन कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस स्टाफ को अक्सर शिकायत रहती थी कि उनका टॉयलेट बंद हो जाता था। उसे क्लियर करने पर मालूम होता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत से कागजात फ्लश में बहा दिए हैं, जिसकी वजह से वो फिर बंद हो जाता था। ये उनके लिए एक मामूल की बात थी। तो खैर, नेशनल आर्काइव की वार्निंग के बावजूद किसी भी वजह से उनकी हिदायत पर अमल नहीं हुआ और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स समेत 15 बॉक्सेस डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ्लोरिडा के इसी प्राइवेट क्लब मार-आ-लागो क्लब में पहुंचा दिए गए। अब ये डॉक्यूमेंट्स कोई आम तो ज़ाहिर नहीं थे, हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, और इसमें से बहुत से ऐसे थे जिन्हें सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट और चंद एक सीनियर ऑफिशियल्स ही एक बार देख सकते थे। जब नेशनल आर्काइव को काफ़ी देर तक ये डॉक्यूमेंट उनके घर से भी नहीं मिले, फार्म हाउस से, तो उन्होंने अमेरिकी सिक्योरिटी के इदारे FBI को ये बात बता दी। साथ ही 6 मई 2020 को ऑफिशियली नेशनल आर्काइव ने ट्रंप के लायर्स को भी रिमाइंड करवाया कि साबिक सदर के पास हाई प्रोफाइल रिकॉर्ड है, क्लासिफाइड रिकॉर्ड है, वो हमें जमा करवाएं, ये हमारी ज़रूरत है। उनके वकला ने हामी भर ली कि हम जल्द अज जल्द जमा करवा देंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के वकला को बार बार पैगामात भेजे जाते रहे
कि मिसिंग रिकॉर्ड बहुत अहम है, ये इसलिए चाहिए, प्लीज़ भेज दें। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्या जो कायदे की बात समझ जाएं। उनके व्हाइट हाउस छोड़ने के 8वें महीने में दोस्तों यानी सितंबर में ये मामला आर्काइव के हाथ से निकलकर अमेरिकी सिक्योरिटी इदारे FBI के पास आ गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि खुफिया डॉक्यूमेंट्स गए तो गए कहाँ, अमेरिकी राज कहीं चोरी तो नहीं हो रहे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास ही हैं जैसा कि आर्काइव डिपार्टमेंट को शक था, तो सवाल ये था कि वो उन्हें वापस क्यों नहीं कर रहे, कहाँ छुपा के रखा है। लंबी बहस और लड़ाई, कानूनी लड़ाई और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लड़ाई और बहस तमीज़ के बाद, मुलाकातों के बाद आखिर जनवरी 2022 में एक लंबे प्रोसेस और इंतज़ार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी निगरानी में अपने फार्म हाउस से 15 बॉक्सेस जो मुबैना तौर पर आए थे उनके साथ नेशनल आर्काइव को लोड करवा दिए। ये बॉक्सेस जब आर्काइव में पहुंचे तो ऑफिसर्स ने देखा कि वाज़े तौर पर बॉक्सेस पर क्लासिफाइड लिखा होने के बावजूद खुफिया और आम खतूत, अखबारात वगैरह सब मिक्स करके पैक किए हुए हैं। इससे उन्हें शक हुआ कि गालबन इन डॉक्यूमेंट्स को हैंडओवर करने से पहले यानी आर्काइव में भेजने से पहले किसी ने इनकी कॉपीज़ की हैं, इनकी फ़ोटोस्टेट की हैं और फिर जल्दी में सबको एक साथ डब्बों में ठोंस कर भेज दिया गया है। इसमें खदशा ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के घर से डॉक्यूमेंट्स कॉपी होकर रूसी या चीनी एजेंट्स के पास भी पहुंच सकते हैं या फिर डार्क वेब पर भी पहुंच सकते हैं। यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि अमेरिकी इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे थे तो खदशा था कि कहीं उन्होंने खुद ही फ्यूचर में किसी प्रोपेगेंडे के लिए ये कागजात कॉपी करके महफूज ना कर लिए हों। लेकिन इन दोनों के साथ आर्काइव को एक शक और भी था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम चालाकी तो नहीं कर रही। डब्बे तो पूरे वापस किए गए हैं लेकिन इनमें क्लासिफाइड कागजात पूरे नहीं थे। मगर क्या करें, साबिक सदर मुसलसल यकीन दिला रहे थे कि सब कुछ वापस कर दिया है, हमारे पास सब कुछ नहीं है। खैर दोस्तों, अमेरिका का सिस्टम आपको पता है थोड़ा सा बेहतर सिस्टम है बाकी दुनिया की निस्बत, तो शक उनको बढ़ता गया और आखिर FBI ने ट्रंप के घर छापा मारने का, साबिक सदर के घर अचानक छापा मारने का फैसला कर लिया। 5 अगस्त को FBI ने मजिस्ट्रेट जज से मार-आ-लागो क्लब यानी डोनाल्ड ट्रंप के महबूब फार्म हाउस की तलाशी के लिए वारंट लिए और 8 अगस्त को रात को छापा मारा। 9 घंटे तक FBI के एहलकारों ने 126 कमरों वाले 62,500 स्क्वायर फीट के अजीमुशान फार्म हाउस की मुकम्मल तलाशी ली। यहाँ से व्हाइट हाउस के दोस्तों मज़ीद 24 बॉक्सेस मिले जिनमें क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बंद थे। 100 डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड टू टॉप सीक्रेट लेवल के भी थे यानी टॉप लेवल के सीक्रेट, जबकि 11,000 नॉन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा थे। ये सब तो सरप्राइज था ही, लेकिन इन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इस सब के अलावा 48 ऐसे बॉक्सेस भी थे जो मुकम्मल खाली थे लेकिन इन पर क्लासिफाइड छपा हुआ था। ये कहाँ गए? फिर डोनाल्ड ट्रंप बगैर कुछ बताए गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले दोस्तों 20 कीमती तोहफ़े और कपड़ों के वो गिफ्ट्स भी साथ ही ले आए थे जो उन्हें बतौर सदर मिले थे, और इसको उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड में नहीं जमा करवाया था, मतलब उनका इंदराज नहीं हुआ था, वो खामोशी से ले आए थे। इस छापे को डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने अमेरिकी डेमोक्रेसी पर हमला करार देना शुरू कर दिया, जबकि हुकूमत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हामी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को घर लाने के अमल को कानूनी और साबिक सदर का हक समझ रहे थे और मुखालफिन इसे जुर्म कह रहे थे। इस वाक़े ने दोस्तों 6 जनवरी के व्हाइट हाउस पर हमले से जो तकसीम अमेरिकी कौम में पैदा हुई थी उसको और भी गहरा किया और भी शिद्दत लेके आई। अदालतों से डोनाल्ड ट्रंप को शुरू में काफ़ी रिलीफ मिला, लेकिन अब दोस्तों वो रिलीफ कम हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक अब सबूत मिल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को मिस हैंडल किया, फिर उनके टैक्स छुपाने और अपनी कंपनीज को नुकसान में दिखाकर ज़ीरो टैक्स देने के मामलात पर भी अदालतों से जो तहफ़्फ़ुज़ डोनाल्ड ट्रंप को और रिपब्लिकन्स को जो अक्सर मिलता है वो अब नहीं मिल रहा, ख़त्म हो गया है। आप अंदाज़ा करें दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को अजीम बनाने के नारे पर हुकूमत में आए थे, टू मेक अमेरिका ग्रेट उनका नारा था, इस नारे पर उन्होंने वोट दिए थे, एक बिलियनियर थे, लेकिन उन्होंने उसी साल जब वो सदर बने सिर्फ $750 टैक्स अदा किया था, जबकि इससे पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया क्योंकि उनके मुताबिक वो जितना कमाते थे उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता था। अब आप जहन में रखें वो बिलियनियर आदमी है, फार्म हाउस की वीडियोस आप देख चुके हैं। इस पर सवाल करने वालों को वो जवाब देते थे कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ इसलिए टैक्स से बच जाता हूँ।
तो खैर अब अदालतों ने दोस्तों ट्रंप मुखालिफ तहकीकात पर जो रुकावटें लगा रखी थीं वो अब उन्होंने इस पर हटा लिए हैं, जिसके बाद सेनेट में उनके टैक्स मामलात पर अब तहकीक शुरू होगी। और ये तो आप जान चुके हैं कि सेनेट में अब कंट्रोल उनकी मुखालिफ पार्टी डेमोक्रेट्स का हो गया है, यानी जो बाइडेन की पार्टी का। याद रखें कि अमेरिकी सेनेट में टाई पड़ जाए, अगर 50-50 भी हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट का वोट फैसला कुन होता है और वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स ही का है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि अब सेनेट में मेजोरिटी की वजह से ज़्यादातर जजेस भी डेमोक्रेट्स ही की मर्जी से पास हुआ करेंगे। इस बार के मिड टर्म में अपने नुमाइंदों की शिकस्त और रेड वेव की नाकामी के बावजूद, जैसा कि आप जान चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अगला सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। देखते हैं दोस्तों कि रिपब्लिकन्स अपने पॉपुलिस्ट कैंडिडेट को अपना सदारती उम्मीदवार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाते हैं या नहीं, क्योंकि आपके जहन में है, आपके इल्म में है कि अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती दौड़ में हिस्सा लेने का ऐलान किया है, इनकी पार्टी ने अभी इन्हें नामजद नहीं किया। इसके लिए अभी काफ़ी वक्त है, इन्हें फाइट करनी पड़ेगी। कमोबेश 1 से 1.5 साल 1.5 ईयर लगेगा इस बात को फाइनल होने में। फिर जिसे इनकी पार्टी यानी रिपब्लिकन्स, हाथी सुर्ख रंग की पार्टी, नामजद करेगी, वही डेमोक्रेट्स के नॉमिनेटेड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकता है जो बाइडेन हो, अगर उनकी उम्र और ज़्यादा वीक ना हो गए तो उससे वो मुकाबला करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि व्हाइट हाउस पर हमला करने, वहाँ आग लगाने की तरगीब देने वाला सियासतदान फिर से दुनिया का सबसे ताकतवर ओहदा हासिल करने में कामयाब होता है कि नहीं। याद रखें कि व्हाइट हाउस को इससे पहले भी एक बार आग लगी थी और उस आग और डोनाल्ड ट्रंप की लगाई आग में 200 साल का फासला है, 206 साल का। इसलिए ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म की वेव का मुस्तकबिल जानने के लिए बहुत अहम बात होगी, बहुत अहम माइलस्टोन होगा कि अमेरिका में पॉपुलिस्ट लीडर के साथ क्या होता है। अमेरिकी तारीख का मुतालिया दोस्तों हम में से हर शख्स को करना चाहिए, ख़ास तौर पर उन्हें जो पॉलिटिक्स, जियोग्राफी या हिस्ट्री में से किसी भी मौजू में दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिकी तारीख पर, यूएसए हिस्ट्री पर हमने इंतहाई दिलचस्प सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के नाम से बनाई है, जो अमेरिका की दरियाफ्त से हज़ारों साल पहले से लेकर जदीद ज़माने तक आती है। ये मुकम्मल सच्ची डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जानिए कि तालिबान ने अमेरिका को कैसे शिकस्त दी और ये रही इस्लामी दुनिया में ईरान और सऊदी अरब की राइवलरी की नाकाबिले यकीन मगर डॉक्यूमेंटेड सच्ची कहानी।